नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड माह फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन या वन लाइनर बनते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बाकी जो है आपका क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने FY22 कहने का मतलब ये जो है FY का मतलब हो गया फाइनल ईयर 22 के लिए बिहार सरकार 2,18,302.70 करोड़ रुपए की बजट की पेश की है। ठीक है, कुल बजट कितने का है बिहार सरकार का, ये आपका पहला फैक्ट्स बनता है। 2,18,302.70 करोड़ का 2022 के लिए, जिसको पेश किया है वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने। तारकेश्वर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए इतना करोड़ रुपए बिहार का पहला राजस्व अधिशेष बजट पेश किया है, जो वित्त वर्ष 2021 के अनुमानों की तुलना में आपको कितना अधिक है, 6,541.21 करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है वो है आपका 22,510.78 78 बोल सकते हैं हम लोग, 78 करोड़ रुपए है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसका अनुमानित कितना है रुपए, तो 7,57,26 करोड़ रुपए का 2.7% है 7% है। ठीक है, तो 2.97% जो है वो आपका क्या है, ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3% की सीमा के भीतर रखने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 2.97 है इसको 3 से ज्यादा नहीं जाने देना है, इस बार ये लक्ष्य रखा गया है। आगे है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है इसमें, और बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्रों और उद्यमिता को विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। ठीक है, अगला देखिए फैक्ट्स है कि बिहार का जो बजट पेश हुआ है वो कह रहा है कि बिहार ने 2004-5 से लगातार राजस्व अधिशेष राज्य होने का दावा किया है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब देखिए आते हैं बिहार से थोड़ा जुड़े हुए हम लोग कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि इसका राजकीय पक्षी क्या है, आपका घरेलू गौरैया है। फिर आपका राजकीय पशु क्या है, तो आपका गौर है। फिर आपका राजकीय फूल क्या है यहाँ का, तो कचनार है। और फिर आप यहाँ का आपका राजकीय फल क्या है, तो आम है। और राजकीय पेड़ क्या है, तो यहाँ पीपल का पेड़ है। ये बिहार का कुछ राजकीय संबंधित रहा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अगला कह रहा है कि उड़ीसा के 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले में बिहार जो है वो भागीदारी राज्य के रूप में शामिल होगा। ठीक है, तो कह रहे उड़ीसा ने भुवनेश्वर में 17वें मेगा व्यापार मेले के मेजबानी की है, और अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का उद्देश्य क्या है, अचल संपत्ति के क्षेत्र में नवीनतम विकास को प्रदर्शित करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का उद्देश्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इससे आगे चलेंगे तो कह रहे 2021 में जो मेले है वो मेले के भागीदारी देश बांग्लादेश है। इस वर्ष के लिए भागीदारी राज्य करेगा आपका बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। तो कह रहा है कि आगे है कि फेयर का आयोजन उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम UCCI बोलते हैं, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और GS मार्केटिंग एसोसिएट्स के सहयोग से किया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि न्यायमूर्ति एम रमन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका एम रमन, तो एम रमन जो है ये पहले राज्यपाल के रूप में बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखिए बिहार और झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। और जस्टिस मंगणे राम जयस जो हैं, इनका पूरा नाम यही शॉर्ट में लिखा हुआ एम रमन, तो यहाँ मंगडगे रमन होगा, जयस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 1931 में 27 जुलाई को, और इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला करंट क्या बनता है आपका फरवरी का, कि बिहार जो है कम कार्बन मार्ग के विकास के लिए UNEP के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये पूरे भारत का पहला राज्य बना है। किस स्थिति में, तो आपका कम कार्बन मार्ग के विकास के लिए UNEP से आपका ये किया है।
और ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है बिहार पहला राज्य। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2040 तक बिहार में जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास के लिए जो रोड मैप विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर बीएसपीसी के सदस्य सचिव अतुल बराई और यूएनए इंडिया के प्रमुख इसमें एस चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर किया है। समझौते के ज्ञापन के तहत बिहार को यूएनईपी के निम्नांकित जो है या निम्नलिखित कार्यों में मदद मिलेगी, जिसमें कि जलवायु प्रभाव भेद्यता आकलन विकसित करने के लिए। दूसरा आपको फायदा क्या होगा कि जलवायु संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए बिहार की क्षमता में वृद्धि होगी। फिर आपका ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री जिसको हम लोग जीएचजी बोलते हैं और कार्बन पद चिन्हन विश्लेषण तैयार करने के लिए इसमें भी मदद मिलेगा। फिर पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना तथा साथ में जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाओं में संरेखित करने के लिए भी इसमें लाभ मिलेगा। अगला देखिए, अब थोड़ा यहाँ पर बिहार गजट के बारे में जो 21-22 का है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनती है, इसलिए हम लोग थोड़ा इससे भी जुड़े इसमें हम लोग बात करेंगे। चूंकि इंपॉर्टेंट केवल बिहार रिलेटेड है तो हम लोग केवल बिहार के ही बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और ये फरवरी का है तो इसमें थोड़ा गजट भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग गजट भी देखते हैं। तो गजट तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कुल कितना आया तो ये सब देखिए। बिहार के वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार के लिए बजट पेश किया था। 21-22 के बजट राशि कुल कितना है? 2,18,303 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष जो 20-21 के तुलना में कितना अधिक है? तो 6,542 करोड़ रुपए अधिक है। दोनों लाइन आपको याद रखना है, पिछले वर्ष से कंपैरिजन और वर्तमान का। ठीक है, तो वर्तमान राशि कितना है इस बार? 2,18,303 करोड़ और पिछले की तुलना में है 6,542 करोड़ अधिक रुपया, जो इसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है। अभी तक में सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है बिहार का 2,18,303 करोड़, जो 21-22 के लिए है। ठीक है, अब कह राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है भाई? संवैधानिक प्रावधान पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार जो है वो किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होता है। ये अनुमानित टेंटेटिव होता है एक आपका। तो ये कर है संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय की अनुमानित विवरण आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। तो बजट तो सिंपल भाषा में हम लोग जानते हैं कि इसमें कुल प्राप्ति और कुल व्यय, मतलब राशि की प्राप्ति और राशि की व्यय की बात होती है इसमें, वही हमारा कहलाता है बजट। और बजट का कुछ देखते हैं यहाँ पर, कुछ बजट में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं, जैसे राजस्व में शामिल होता है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, वही पैसे का व्यय हो गया जो अभी बात बोला, तो वही हो गया आपका। मतलब जो हम लोग प्राप्ति और व्यय के ऊपर बात कर रहे थे कि ये प्राप्ति और व्यय जो है ये किससे होती है, तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अर्थ में होता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व प्राप्ति जो है उससे जुड़े क्या फैक्ट्स हैं। तो प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब जो एक बार सरकार ने ले लिया, अगर हमसे कोई टैक्स लेता है एक बार तो दोबारा नहीं ले सकता है, वो हमारा हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। इसमें सरकार द्वारा करों और गैर कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से संकलित आय शामिल होती है इसमें। दूसरा है जो राजस्व व्यय है, तो व्यय कैसे करती है सरकार, वो चीज जान लेते हैं। तो ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च होता है, जिसको हम लोग राजस्व व्यय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये करें, इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार शामिल होता है, उसमें भी इसको व्यय किया जा सकता है। इसमें विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी इसमें शामिल होता है, जो हमारा व्यय में चला जाता है। तो कहने का मतलब जो है ये सब व्यय में शामिल होती है। अब देखिए पूंजी जिसमें शामिल होती है, तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय हो गया। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, जो देयता उत्पन्न करती है और सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति को घटाती है, वो आपका
पूंजीगत प्राप्ति, और पूंजीगत व्यय हो गया कि सरकार द्वारा किया गया खर्च होता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एक चीज दे रहे हैं अगर हम, और उसका जैसे हम पैसा खर्च किए, तो इस पैसा का खर्च जो है वो अगर मेरा भवन निर्माण हो रहा है, पुल निर्माण हो रहा है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है पूंजीगत व्यय का। ठीक है, कि उसको खर्च कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारा भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो वो मेरा पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि आपको भूमि, उपकरण खरीद, अवसंचय, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, जैसे शेयरों पर व्यय शामिल आदि, ये सब आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल होती है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर कर की दो बात हो रही है, तो टैक्स की बात हो रही है, तो यहाँ से दो चीज आती है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। बहुत बार क्वेश्चन ये आता भी है। तो प्रत्यक्ष कर होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ डालते हुए चलते हैं कि जो किसी व्यक्ति और कंपनी पर कर लगाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, वो होता है आपका प्रत्यक्ष कर, जिसमें आपका शामिल होता है आयकर और निगम कर। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष कर। आगे है अप्रत्यक्ष कर। तो ये ऐसे कर हैं जो माल और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इसमें जैसे निम्न प्रकार से होता है, सेवा कर भी आपका, और ये हो गया अवकारी कर, मतलब कि जो उत्पाद हो गया, और ये हो गया आपका सीमा शुल्क। ये सब क्या है आपका, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर ये हो गया। अब देखिए राजकोषीय नीति क्या है। तो राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश के अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है, उसे हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, चलिए अगला है राजकोषीय राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा भी हम लोग सुनते होंगे। तो यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय होता है, मतलब हम कमा रहे हैं और उसके अतिरिक्त जो व्यय कर दिए तो वो घाटा हो गया मेरा, राजस्व घाटा उसको बोलेंगे। ठीक है, और राजकोषीय घाटा क्या है, तो यह सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर जो शामिल होता है या जो परिणाम निकलता है वो होता है राजकोषीय घाटा। मतलब कुल व्यय मेरा और कुल खर्च में दोनों में जो घटाएंगे, अगर घाटा हो गया तो ज़्यादा घाटा हो गया तो घाटा, और बढ़ा तो मुनाफा में जाएगा। और आपका प्राथमिक घाटा जो है, वो प्राथमिक घाटा क्या होता है कि वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक घाटा। ठीक है, इसमें ब्याज शामिल होता है। क्लियर। अब देखिए कर है गैर कर राजस्व जो होता है, ये सरकारी राजस्व है जो करों से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गैर कर राजस्व, नाम से ही लग रहा है। अब देखिए जीडीपी के बारे में आप लोगों ने बहुत चीज सुना होगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य होता है। ठीक है, और ये जो होता है देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यही जीडीपी जिसका अप रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस देश का विकास दर जो है तेजी से विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है किसका, तो अर्थव्यवस्था का आकार और उसके विकास दर का। ठीक है, अब देखिए बजट की मुख्य विशेषता क्या है, बजट के बारे में बात कर रहे थे। तो सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं तो फाइनल ईयर 22 में कर राजकोषीय घाटा था आपका 22,510.78 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें इतना अनुमान किया गया है, और ये आपका है 2.97, जिसको कि अनुमान किया गया है कि 3% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए है। तो ये अनुमानित जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका 2.97 है, और वित्तीय वर्ष कह रहा है 2021 के बजट का आकार जो है वो कितना है, तो आपका 6,542 रुपए की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में। ये भी बोला था मैंने, याद रखने के लिए आपको ध्यान देना है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ है, तो 6,542। ठीक है, और फिर कह रहा है कि व्यय जो है इसमें क्या अंतर पाया गया है। तो देखिए ये जो है व्यय आपका है 1,77,000, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है
1,77,071.39 करोड़ रुपए राजस्व व्यय के रूप में, जबकि 41,231.31 करोड़ रुपए पूंजी खाता है। ठीक है, ये हमारा व्यय का बजट है। और कुल प्राप्ति का जैसे अनुमान जो दिखा गया है बजट में, वो क्या है, कुल प्राप्ति मेरा है, तो कुल प्राप्ति है 2,18,502.70 करोड़ रुपए का अनुमानित है, जिसमें कि राजस्व प्राप्ति के माध्यम से इतना हो जाएगा। फिर आपका ये जो है केंद्रीय कर के राज्य का हिस्सेदारी हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, जिससे कि केंद्र इकट्ठा करता है और राज्य को हिस्सा देता है, तो आपको इतना अनुमान लगाया गया है। फिर कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से जो है वो इतना करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है, और सरकार अपने कर राजस्व के लिए वो इतना करोड़ रुपया है। ठीक है, तो ये सब डाटा याद रखिएगा। हालांकि ये फैक्ट सबसे ज़्यादा है कि ये कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है, बाकी हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं आएगा, डीपली आएगा तभी। अब देखिए राजस्व बचत में हम लोग आते हैं, तो ये है राजस्व बचत का अनुमान कितना है आपका 9,195.90 करोड़ रुपए। और अब आते हैं इसमें 2021-22 में नई योजना नीति क्या है सरकार की, ये आपका बिहार सरकार की। तो उसमें देखिए 7 निश्चय योजना जैसे है हम लोग का, तो उसमें कह रहा है इस योजना के तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार सृजन आदि पर जोर दिया है, जिसमें कि आर्थिक हल युवाओं को बल, पहला है आपका योजना आर्थिक हल युवाओं को बल। फिर है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। फिर है आपका हर घर नल का जल, और फिर घर तक पक्की गलियां नलियां। फिर है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आपका इतनी पर ये जो है ये आपको योजना और नीति जो इसमें से शामिल है, ये आपको बिहार सरकार इस पर फोकस करने वाली है। और निश्चय 2 क्या है, बिहार में सुशासन के तहत योजना वित्त वर्ष 2021 के लिए बजट आवंटन 4,671 करोड़ रुपए है, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और सबसे अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये सब जो है आपको इसमें शामिल किया गया है। फिर आपका क्षेत्रवार व्यय जो है उसमें आपका क्षेत्रवार व्यय किया गया है। कृषि पे है, कृषि और संवर्धन में जो है, कृषि और संबद्ध में जो है उस गतिविधियों में जो है 2021-22 में जो है इसमें कुल आपको 33,35.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होगी। ठीक है, बाकी जो है विद्युत विभाग के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, और जल संसाधन विभाग के लिए जो है वो आपका 4074.38 करोड़ रुपए आवंटित है। बाकी देखिए आपका पशु और मत्स्य संसाधन के लिए है 1561.72 करोड़, और गंगा नदी के किनारे राज्य का जो 13 जिला है उसमें जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, और ये जो है सहकारिता विभाग के लिए जो है वो 1534.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाकी चिकित्सा और स्वास्थ्य से देखा जाए तो इसमें आपका जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित है, और बाल हृदय योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की आवंटन की गई है। आगे देखिए शिक्षा पे कितना खर्च है, तो बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता विभाग की स्थापना जो है 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और सभी ITI में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा, और राजगीर में खेल विश्वविद्यालय के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये राजगीर में है। और राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और महिला उच्च शिक्षा के लिए इसमें 600 करोड़ रुपए इस बजट में आपको महिला उद्यमिता के लिए 200 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए इसका 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बाकी पर्यावरण के क्षेत्र में देख लिया जाए तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 तक आपको खोल दिया जाएगा। कहाँ पर? अररिया में। बहुत VVI क्वेश्चन है आपका, और ये अररिया में खोल दिया जाएगा, और इसका कुल बजट है 737.75 करोड़ रुपए। अब विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में चलते हैं तो कुल बजट आवंटन है इसका 1285.17 करोड़, जो कि आपका विगत वर्ष 40.33 करोड़ रुपए अधिक है विगत वर्ष से। और ग्रामीण और शहरी विकास के लिए देखा जाए क्या होने वाला है, तो कुल बजट का आवंटन है आपका 16,835.67 करोड़ रुपए, और राज्य भर में शहरों और ठोस कचरे के निपटाने के लिए आपको 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत क्या होगा, स्टॉर्म वाटर
ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित की जाएगी। और ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 250 करोड़ रुपए है। राज्य भर के बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जो है 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, फ्लाईओवर का भी इसमें 200 करोड़ है। और फिर आपका सभी के लिए आवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जैसे अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए 7767.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और नदी फ्रंट परियोजना को पटना बेगूसराय जैसे है, पटना बेगूसराय छपरा भागलपुर आरा बक्सर हाजीपुर आदि में लागू किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका कर है पटना मेट्रो रेलवे, जिसकी कुल लंबाई कितना है 32.497 किलोमीटर को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। इसकी कुल लागत जो है, कुल लागत आपको 11,165.98 करोड़ रुपए ये जो है पटना मेट्रो रेल का है। ठीक है, तो हमको इस चीज को ध्यान देना है। पटना मेट्रो रेल को कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2024 तक। और इसमें कुल खर्च है 11,165.96 करोड़ रुपए। अब देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का देखा जाए, इस पे खर्च है आपका तो 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए सरकार को लोक स्वास्थ्य सेवा है तो। और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पे देखा जाए तो आपका देखिए इसमें किस किस पे दिया गया है, तो वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों के कल्याण है तो समाज कल्याण विभाग को 90 करोड़ रुपए आवंटित है इसमें। और समाज कल्याण विभाग के लिए कुल बजट जो है वो है आपका 8,159.15 करोड़ रुपए। और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है आपका 1749.44 करोड़ रुपए। और SC/ST कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटित है 1803.28 करोड़ रुपए। बाकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए देख लिया जाए तो कुल बजट आवंटित है 562.6363 करोड़ रुपए। अब श्रम पे देखा जाए तो श्रम में निश्चय 2 योजना के तहत जो है निश्चय 2 अब चल रहा है पार्ट 2 निश्चय में, तो इसमें आपका 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें संस्कृति पर देखा जाए तो इस बजट में आपको खर्च किया जा रहा है बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य, जिसका कुल लागत रखा गया 145 करोड़ रुपए। तो ये भी ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो बोधगया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। आगे है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पटना में स्थापित किया जाएगा, या ये भी देख लीजिए बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपका पटना में। VVI क्वेश्चन है, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका। और फिर आपको देखिए APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में स्थापित की जाएगी। तो ये तीनों लाइन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे देखिए आते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज देखेंगे तो राज्य भर में पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज विभाग के लिए जो है वो कुल रुपए आपको 9544.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपका फिर लोहिया स्वच्छता योजना 2 जो है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और कुल महत्वपूर्ण अब जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए। तो कह रहा है कि बिहार बजट जो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। बिहार बजट जो 21-22 का आकार है वो मतलब कितना रखा गया है, तो इसका कुल है आकार मनी कुल आवंटन किया गया है इसमें आपको 2,18,303 करोड़ रुपए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। अभी हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, तो आपका पटना में। फिर आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट कितना आवंटित किया गया है, तो ये आपका 100 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जाएगा, आपका अररिया जिला में। और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2021 तक बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बजट आवंटित कितना किया गया है, तो आपका 30 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ऊपर मैंने वो सब बता दिया, उसको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी जो है आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जैसे जैसे आपको मंथ आएगी आपको उसका वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, बिहार रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।